नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी दिशा समिति की बैठक जिलाधिकारी की अनुपस्थिति के कारण नहीं हो सकी। बैठक की अध्यक्षता करने पहुंचे आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव ने इसे गंभीर मामला बताते हुए प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। बैठक निरस्त होने के बाद सांसद ने पत्रकारों से बातचीत में अपनी नाराजगी जाहिर की और लोकतांत्रिक व्यवस्था के सम्मान का मुद्दा उठाया। सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि दिशा समिति की बैठक एक महत्वपूर्ण वैधानिक मंच है, जहां जिले में चल रहे विकास कार्यों और जनहित से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की जाती है। उनका कहना था कि यह लगातार दूसरा अवसर है जब दिशा समिति की बैठक में जिलाधिकारी उपस्थित नहीं हुए, जिसके कारण बैठक प्रभावित हुई है। सांसद ने आरोप लगाया कि प्रशासन विपक्षी दलों के जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा कर रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का सम्मान सर्वोच्च होना चाहिए, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां इसके विपरीत दिखाई दे रही हैं। उन्होंने इसे प्रशासन की कार्यप्रणाली से जुड़ा गंभीर विषय बताया। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि दिशा समिति की बैठक में अधिकारियों की अनुपस्थिति केवल जनप्रतिनिधियों का ही नहीं बल्कि उन मतदाताओं का भी अनादर है, जिन्होंने अपने प्रतिनिधियों को जन समस्याओं और विकास कार्यों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा को प्रभावित करती है। सांसद ने मांग की कि मामले का संज्ञान लेकर भविष्य में दिशा समिति जैसी महत्वपूर्ण बैठकों में अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जनता के अधिकारों, विकास कार्यों की निगरानी और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष करती रहेगी। देखिए, पिछले काफी समय पहले, माने आज से लगभग 10-12 दिन पहले, माननीय जो दिशा के हमारे उपाध्यक्ष हैं आदरणीय दरोगा जी, हमारे सभी सम्मानित विधायक जिले के और खुद जिलाधिकारी और सीडीओ सभी लोगों की सहमति लेकर आज 5 तारीख को दिन 2 बजे दिशा की बैठक तय की गई। और ऐसा नहीं था कि कोई पूर्व सूचना या कोई सहमति नहीं थी, सभी की सहमति थी। और सहमति के बाद जब बैठक में पहुंचे तो मैं समझता हूं एक मत होके केवल समाजवादी पार्टी के ही माननीय जनप्रतिनिधिगण ही नहीं बल्कि उस बैठक के अंग जितने भी दलों के लोग थे या प्रतिनिधि थे, सभी का गुस्सा एक बात पर एक मत थे और सहमति थी इस बात को लेकर कि जब बैठक समय से निर्धारित की गई, सहमति ली गई, तो आखिर जिलाधिकारी महोदय बैठक में आने से क्यों बचते? अध्यक्ष के तौर पे हो सकता है हम अपनी तरफ से इस बात को नहीं भी कह रहे थे, ना मैंने कहा, लेकिन सारे जब माननीय जनप्रतिनिधियों ने इस मुद्दे को उठाया और सहमति व्यक्त की कि आज की बैठक निरस्त होनी चाहिए। आखिर जनप्रतिनिधियों की इतनी गंभीर बैठक जिसमें केंद्र सरकार की 50 से ज़्यादा योजनाओं की समीक्षा की ये बैठक 3 महीने के अंदर होती है अमूमन। उस बैठक में जब समय के देने के बाद भी जिलाधिकारी नहीं आ रहे और पुरानी बैठकों में जो आश्वासन मिलते रहे उन आश्वासनों को कभी पूरा नहीं किया अधिकारियों ने। जो आश्वासन पिछली बैठक मिलते थे वही आश्वासन अगली बैठक में, फिर अगली बैठक में आप समीक्षा करते थे फिर वही आश्वासन। तो माननीय जनप्रतिनिधिगण जो जनता के प्रति सीधे जिम्मेदार हैं, जनता के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लोग सबकी असहमति इस बात पर थी कि आखिर इस बैठक को गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे हैं। हालांकि मुझे बहुत अनुभव है, इस अनुभव के आधार में तो जानता ही हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है ये कोई जिलाधिकारी या व्यक्ति की बात नहीं है, ये बात पूरे सरकार की है। और केंद्र और राज्य की जो सरकारें चल रही हैं ये अधिकारियों के माध्यम से जनप्रतिनिधियों का हमेशा अपमान कर रही हैं। केंद्र में भी कर रही हैं, बड़े बड़े मंत्रियों का भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी मंत्रियों के नहीं सुन रहे हैं, सर उनके विभागीय अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, आपको सब जानकारी है। जिलों में भी नहीं सुन रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग उस स्वभाव और नेचर के नहीं हैं कि अधिकारियों के इशारों पर हमारे जनप्रतिनिधि चलने वाले हैं। और ये आजमगढ़ जनपद, इस जनपद ने कभी अंग्रेजों की गुलामी को नहीं स्वीकार किया,
इमरजेंसी को स्वीकार नहीं किया, किसी ने भी तानाशाही की उसको स्वीकार नहीं किया। और ये जनपद समाजवादी जनपद, यहाँ के प्रतिनिधि कैसे स्वीकार कर सकते हैं इस तरह की चीज़। ये सारे जनप्रतिनिधियों की सहमति के बाद ये बैठक आज निरस्त करके हम लोग आए हैं। FIR दर्ज किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय बल पर टिप्पणी करने के आरोप में। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं भाई मेरे बीजेपी के लोग, और क्या कर सकते हैं इससे ज़्यादा। जो लीडर 84 से लेके आज तक बंगाल के लोगों के बीच जिनका इतना संघर्ष का इतिहास हो, जो बंगाल के लोगों की शान हो, ऐसे लीडर को डिमोलाइज करने के लिए मैं फिर जानता हूँ, ऑलरेडी ममता दीदी को मैं जानता हूँ, वो इस तरह की घटनाओं से कभी डिमोलाइज होने वाली नहीं है। सांसद जी, एक सवाल और ले लीजिएगा कि संजय प्रसाद जी प्रमुख सचिव थे, उनके खिलाफ हाईकोर्ट ने जो CAPT को उनका कंडक्ट जो रेफर किया है उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं, उनकी कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं इसको लेकर के। अब इसमें तो सरकार को फैसला लेना चाहिए, क्या फैसला लेती है सरकार। सरकार ने उन्हें सबसे प्रमुख अधिकारी बनाया है और ये भी देखना पड़ेगा कि संजय प्रसाद के ये अकेले कंडक्ट है या मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कंडक्ट करवाया है। सर, कांग्रेस जनता पार्टी को कैसे देखते हैं, जैसे उसका ट्विटर बैन कर दिया गया था। देखिए, ये बीजेपी के लोग, जो भी जनता की स्वतंत्र आवाज़ होगी उसको बैन करने के अलावा इनके पास दूसरा कोई रास्ता या दूसरा इन्होंने कुछ सीखा नहीं है, केवल आवाज़ दबाने का प्रयास। आवाज़ तो इतनी दबा रखी है, आप सब साथी प्रेस जरूर ले रहे हैं, पता नहीं कितना आपके ऊपर दिखा पाएंगे या नहीं दिखा पाएंगे, ये भी कोई पता नहीं है। ठीक है, करूँगा कि अब रास्ता चुने और ऐसे बेईमानों को हटाएं। ये केवल प्रोपगंडा है। क्या नीट का पेपर भाजपा सरकार से पहले नहीं होता था? क्या नहीं होता था? अरे पहले उन पे कार्रवाई कर दो ना, एयरफोर्स की जांच की जरूरत कहाँ पड़ेगी? कार्रवाई तो करो। जीरो टॉलरेंस कहाँ चला गया? बुलडोजर कहाँ चला गया? इनकाउंटर कहाँ चला गया ऐसे लोगों के लिए? चूंकि वो लोग बीजेपी के लिए दलाली करते हैं, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पेपर के साथ साथ 90% पेपर भारत में लीक होते हैं। क्या यह कोई गारंटी इसकी नहीं है कि कौन सा पेपर कब लीक हो जाए और बच्चों की पढ़ाई के साथ हम फख्र के साथ कह सकते हैं, हम इस मौके पर एक बात मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के 5 साल के पिछले कार्यकाल में, उससे पहले सदैव नेताजी के कार्यकाल में कभी ऐसी शिकायत किसी भी नौजवान को, किसी भी परीक्षार्थी को नहीं आई। आखिर ये बीजेपी की सरकार होने के बाद ही क्यों हो रहा है? आप लोगों को इस बात का सवाल करना चाहिए। 2027 का चुनाव नजदीक आ चुका है और रामगोपाल यादव जी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, क्या इससे माना जाए? अंदरूनी बातें क्या है? नहीं, कोई बात नहीं, आपको जानकारी नहीं है और इस तरह की बातें आपको नहीं भी करनी चाहिए। रामगोपाल जी जब उनकी बात उठाई आपने चाचा की, उनको थोड़ा स्वास्थ्य लाभ पे भी कुछ दिन पहले उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। आप लोगों को जानकारी नहीं, आप कयास उल्टे सीधे लगाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अब क्या बचा है? अब तो 6-7 महीने की बात है। सांसदों ने इतनी मांग उठा चुके हैं और एक बार अभी जो पिछला रेल बजट पे चर्चा हो रही थी, मैंने बंच भी पढ़ा था और आप मीडिया के साथ ही चाहोगे तो उसका हम PDF में चाहोगे PDF में, हार्ड कॉपी चाहोगे हार्ड कॉपी में, आपको सारे भेज दूंगा। लगातार आदरणीय MP साहब, मैं खुद और हम दो ही नहीं, बाकी हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के जिन जिन इलाकों के सांसदगण हैं हमारी पार्टी के, हर बात को उठा रहे हैं। लेकिन जब बीजेपी को करना ही नहीं है, आप सोचिए, करना ही नहीं है, क्यों नहीं करना है कि साहब ये आजमगढ़ समाजवादी है या सांसद को क्रेडिट ना मिल जाए? सर, राहुल गांधी की टिप्पणियों की तरह देखते हैं, उनका सरकार 1 साल में गिर जाएगी, उनकी सरकार हट जाएगी। राहुल गांधी जी, मैं समझता हूँ लीडर अपोजिशन हैं और उनके निश्चित तौर पर उनके पास सूचनाएं भी होंगी, उनके पास रणनीति भी होगी और राहुल गांधी जी को भी इस बात का पता है कि इस परिवर्तन की शुरुआत उत्तर प्रदेश से होनी है। इसलिए उत्तर प्रदेश की इस चुनाव के बाद दिल्ली में भी परिवर्तन तय है। सर, सपा ने बुकलेट जारी करके PD आरक्षण की सवाल और क्या प्रयास किया जा रहा है? बिल्कुल पहुंच रहे हैं और PDA के साथ जो अन्याय, सौतेला व्यवहार लगातार हो रहा है, आप सोचिए किस तरह से धूल झोंकते हैं। कैबिनेट फैसला लेती है कि जाति जनगणना की जाएगी,
और जब जाति जनगणना के लिए गजट में क्वेश्चनियर आता है लगभग 33 सवालों का, तो उसमें पिछड़े गायब कर दी जाती है। फिर जब समाजवादी लोग, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम सब लोग उनके साथ मिलकर आवाज़ उठाते हैं, तो सदन में आश्वासन मिला है कि जो जनगणना का द्वितीय चरण होगा उसमें पिछड़ों को लिया जाएगा। इनकी नीयत खराब है, नहीं प्रथम चरण में ही पिछड़ों का कॉलम जुड़ गया होता। और आज फिर कह रहा हूँ, आज भी इनकी नीयत नहीं है पिछड़ों की जनगणना की। और ये जनगणना अगर हो रही है और होगी तो केवल समाजवादियों के संघर्ष से हो रही है। सांसद जी एक सवाल मेरा ले लीजिएगा। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है।